हेलो एवरीवन, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। आपका नाम जानते हैं हमारा? अरे क्या नाम है? हृदयानंद कुमार जी। बहुत बढ़िया, बताना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे तो इसलिए बता दिए। चलिए, आज क्लास हो रही है, ये अच्छी बात है। कल क्लास क्यों नहीं हुई ये बुरी बात है, तो इसलिए आज की बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और आप लोगों से मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा 2021 से लेकर 2019 तक या 18 तक इस चैप्टर से क्या प्रश्न पूछे गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं आज की कहानी कि ये क्या है और क्या क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें कैसे आगे तैयारी करनी है। क्या हो रहा है यार? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 2021 में पूछा गया एक बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इसके ऊपर में सभी बच्चे जितने भी हैं अच्छे से जवाब देने की कोशिश करिएगा। अब क्लास डेली होगी, आप उसकी चिंता ना करें, बीच में कुछ थोड़ा बहुत उथल पुथल होता रहता है, बट आपके लिए एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे की नीट के एग्जाम से पहले कोई दम नहीं लेना है। आप नीट के एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी करो। दूसरा चैप्टर मैं कंप्लीट कराने के कगार पर हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हम नीट के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो अभी जो ज्यादा समय नहीं है बेटा हमारे पास, तो इसलिए जो है ना ये क्रैश कोर्स टाइप का फास्ट रिवीजन चलेगा। और मैं दावे से कह रहा हूं आपके 17 जुलाई के नीट से पहले आपको मैं 2 बार रिवीजन बायोलॉजी का पूरा करवा दूंगा, ये पक्की बात है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। नीट के बच्चे, आप सभी बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप नीट की तैयारी करने के लिए अब लोग निश्चिंत रहें। जो जो चीज आवश्यक होगा, पीडीएफ, क्वेश्चन, एमसीक्यू, वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। आप सब बस स्टार्ट कर दीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, 17 जुलाई से पहले मैं आपको नीट का एकदम बेहतरीन बूस्टर डोज मारूंगा। आप चिंता ना करें इसकी। चलिए भाई, क्या क्या वाला का कंप्लीट नहीं कीजिएगा, ये क्या है? आपका वादा का क्या हुआ? अरे वादा है, कंप्लीट कैसे नहीं करेंगे? जाके देखो वहां पर यूपी बोर्ड वाले चैनल पे आज ही क्लास लेकर आए हूं। कुछ भी बोलते रहते हो यार मियां। अभी पूरा बोर्ड का यूपी का तैयारी करवाए हैं एकदम। कुछ बच्चे कह रहे थे कि 70 में 70 बना के आए हैं और आप कहते हो हम कंप्लीट नहीं किए, ऐसे कैसे? चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। एक पादप के परागकोश से पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है जिसमें परागकण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं? 2021 का यह प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न को लेकर कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य है इस प्रश्न का। सुनना बहुत ध्यान से। प्रश्न क्या है? एक पादप के परागकोश से परागकण निकला, भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर गया, स्थानांतरण के लिए कौन सा संयुक्त शब्द प्रयुक्त होगा? एकदम ध्यान समझना। एक प्लांट है, इसके पास इसका वर्तिकाग्र है, मतलब इसके पास मान लेते हैं वर्तिकाग्र है, और दूसरा प्लांट है जिसके पास इसका परागकोश है। 2 अलग अलग प्लांट है, आनुवांशिक रूप से भी अलग अलग है। इस प्रकार के पुष्पों को क्या सही जवाब कहा जाएगा? अनुन्मूलीय पुष्प, सजात पुष्पीय, या फिर उन्मूलीय पुष्प परागण। आप सभी जानते हैं ये दोनों स्वपरागण का टाइप है। ये है स्वपरागण पर दिखता पर परागण है। ये जो है जिसे अपन गैटोगैमी कहते हैं, ठीक है, गैटोगैमी। उन्मूलीय परागण, अनुन्मूलीय परागण, या फिर परनिषेचन। क्या कहती है आज की जनता? फर्स्ट का प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताइए। विच वन इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बी कह रही है जनता, डेफिनेटली परनिषेचन इज अ राइट ऑप्शन। क्यों हम इसे ज़ेनोगैमी कहेंगे? क्यों हम इसे ज़ेनोगैमी कहेंगे? क्यों हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे? क्योंकि बच्चे यहां पर 2 चैप्टर हैं, 2 टॉपिक हैं, 2 प्लांट हैं। इस प्लांट का आनुवांशिक पदार्थ अलग होगा, इस प्लांट का आनुवांशिक पदार्थ अलग होगा। हवा से, पानी से, कीट की सहायता से यहां पर से परागकण आएगा। इसका आनुवांशिक पदार्थ अलग है और इसका आनुवांशिक पदार्थ अलग है, और जब दोनों अलग हैं तो वो परागण होगा परनिषेचन। क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको क्लियर हुआ? डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। फर्स्ट इज अ राइट आंसर। फर्स्ट का बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसका भी पूरा एकदम ताबड़तोड़ जवाब बताइए और बताइए नीट में बेटा ये 2021 में पूछा गया है मित्र। 2021
इस साल 22 है, 21 में पूछा गया प्रश्न है, और आप बताइए कि क्या आपको यह पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया। और अगर यह आपको पढ़ाया गया है मतलब बायो डन है तुम्हारा, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है यार। 21 में पढ़ाया हुआ प्रश्न आ रहा है, उससे पहले पढ़ाए हुए प्रश्न आ रहे हैं, वो सब बताया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। पढ़ाया गया बेटा, वीडियो जाकर देखो, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सभी बच्चे इसका भी सही जवाब बताइएगा। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है। 1000 बार पढ़ाया गया ये प्रश्न, बहुत बार पढ़ाया गया ये पॉइंट, 2021 में पूछा गया है। आप बताइए मेरे बच्चे, अगर आप मुझसे पढ़ के जाते अगर 2021 में, तो क्या ये प्रश्न बना लेते? क्या आप 2021 में मुझसे अगर पढ़ के जाते, या फिर ये पॉइंट केवल 2 ही चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, क्या 2021 का प्रश्न पत्र अभी तुम्हें दे दिया जाए तो क्या ये 2 प्रश्न बन जाएंगे तुमसे? बाकी की जिम्मेदारी मैं अभी नहीं ले रहा, लेकिन ये 2 प्रश्न तो पक्का बनने चाहिए भाई। तो ये 2 प्रश्न की तैयारी करो, बताओ कि उसके पास कौन सी अवस्था होगी। क्या 8 केंद्र की और 8 कोशिकीय होंगे, क्या 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय होंगे, या 7 केंद्र की 8 कोशिकीय होंगे, 7 केंद्र की और 7 कोशिकीय होंगे। आधे बच्चे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन प्रश्न का ऑप्शन देखकर दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा हुआ होता है, इसलिए उनसे देख पॉइंट की सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें तुरंत डायग्राम बनाना है। 3 ऊपर कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं बीच में, 2 साइड में, और यहां पर एग में। टोटल कोशिका जो है वो होंगी बच्चे 7। टोटल कोशिकाएं होंगी 7। कितनी कहा मैंने? 7। 3 ऊपर, 2 यहां पर सहायक कोशिका, सहायक नीचे 2, ऊपर की तरफ में 3 प्रतिव्यासांत। क्या कहा था मैंने? प्रतिव्यासांत, ये कोशिका हो गई। नीचे के बीच की तरफ की जो हो गया, इसको अपन द्वितीयक कोशिका कहेंगे, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। इस कोशिका को 1 गिनते हैं, और ये रहा एग। ध्रुवीय कोशिका के पास में केंद्रक तो 2 है, ध्रुवीय कोशिका के पास में केंद्रक तो 2 है, पर कोशिका 1 ही। दैट्स वाई इसे कहा जाता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्या कहते हो? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 8 केंद्र की और 7 कोश की अवस्था। बच्चों ने क्या जवाब दिया है, देखें तो सही। बी कहा है। बस एसपी गुप्ता, अगर इतना पढ़ लिए तो मजा आ जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, यहां पर बनेगा, यहां पर बिल्कुल बनेगा। प्रतिव्यासांत कोशिका, कुशवाहा, जवाब दो बच्चा। और यहां पर एग मतलब अंड, फिर सहायक कोशिका वगैरह 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 वगैरह। यस, बनना चाहिए। प्रश्न है, प्रश्न दूसरा बन गया। तीसरे प्रश्न की तरफ में चलते हैं। यह प्रश्न आपसे 2020 में पूछा गया था, और मैं आपको पढ़ाते समय सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पढ़ा दिया गया है सब कुछ, बस तैयार रहो। चिंता नहीं करने का है, बस तैयार रखिए यहां पर, ठीक है, कि कैसे हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखो यार, जो उन्मूल्य पूछ रहे हैं, मैं आपको एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। स्वपरागण ना 2 प्रकार के पुष्पों में होता है, एक खुला और एक बंद। जो अनुन्मूल्य परागण होता, मतलब हिंदी तो एक बार बता, क्लिस्ट्रोगैमस एंड चेस्मोगैमस। जो क्लिस्ट्रोगैमस पुष्प होता है वो क्लोज्ड होगा, और चेस्मोगैमस ओपन टाइप में। तो 2 प्रकार के फ्लावर हैं, खुला और एक बंद। खुला फ्लावर, अच्छा मेरी वीडियो ना जो अभी पूरा पढ़ाया मैंने, उस पे जाकर एक बार देखो, मजा आ जाएगा पढ़ के उसको, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है रिशु, श्रेयांश जी, अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस कर लेते हैं। पुराना पढ़ाया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनुन्मूली और उन्मूली में। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो जाता है, पर कोई बड़ी चीज है नहीं। बताइए, तीसरा प्रश्न बताइए, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें 2 पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर होती है। जवाब बताइए हृदयानंद कुमार जी। यहां पर भाषण नहीं देना है, ठीक है, और ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देना है। समझ में आ रही मेरी बात? जबरदस्ती के व्हाट्सएप का ज्ञान उठा के अपने जेब में डालो और जवाब बताओ हमारा, समझे? बोलिए बोलिए बोलिए। हमें यहां पर रिशु अभी बताएंगे बेटा, वो वीडियो आएगी, आप फटाफट जल्दी जल्दी बोलो।
आंसर दो मुझे यहां पर। रिया आंसर मी नाउ। ठीक है, तुम्हारा आंसर उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी मेरा आंसर है यहां पर। तो बताओ मुझे पहले पर आंसर। हाँ भाई, शायरी बता रहे हैं यहां पर, पढ़ाई करो। बताओ इनमें से कौन है जो दो पीढ़ी के बीच में है, मतलब बाप और बेटा दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं, अगली पीढ़ी एक पीढ़ी दोनों एक ही साथ है। जवाब चाहिए हमको। पराग कोश के अंदर परागकण, क्या ये दो पीढ़ी है, एक पीढ़ी है। दो नरयुग्मक वाली परागकण, क्या इसके अंदर दो पीढ़ी है। फल के अंदर बीज, क्या इसके अंदर दो पीढ़ी है। बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, ये है दो पीढ़ी है। बताइए कौन दो पीढ़ी है इनमें से, आपको क्या लगता है। देखो यार, एकदम सीधा सा बात है। परागकोश पिताजी वाले प्लांट में होता है और परागकण अगली पीढ़ी बनाएगा। समझ में आ रही बात। ये तो वही बात हो गई कि मनुष्य के अंदर स्पर्म, ये बात हो गई। बीजांड ये भी माता जी में प्रेजेंट था, माता में प्रेजेंट था, ठीक है, फीमेल मदर में प्रेजेंट था। और भ्रूणकोश जो होता है ये भी बीजाणुद्भिद है, सॉरी ये दोनों क्या है, ये दोनों बेटा याद रखना युग्म कोद्भिद है। और ये युग्म कोद्भिद ही आगे जाकर क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। तो ये जो हैं दोनों बेटा, ये आगे पीढ़ी, अगली पीढ़ी है। ये दोनों कैसे हैं, अगली पीढ़ी है। ये आगे जाकर अगली पीढ़ी का निर्माण करेंगे। लेकिन जो परागकोश है ये नर वाला भाग है और बीजांड जो है वो मादा वाला भाग है। ये दोनों पेरेंट्स हैं। ये दोनों क्या है, पेरेंट्स। तो ऊपर में दिखाई देने वाली परागकोश और बीजांड बेटा पेरेंट्स हैं। क्या है, पेरेंट्स हैं। और ये दोनों जो हैं वो याद रखना, ये दोनों अगली पीढ़ी में आएंगे। तो क्या आंसर सही होगा, पहला और चौथा। तो सी आंसर सही होगा। बी लगाए हो, बहुत गलत किए हो। कहां तीसरा चौथा, बी कैसे लगा दिए, तीसरा चौथा कैसे। फल के अंदर बीज कैसे हो सकता है, फल भी उसी पेड़ में है, बीज भी उसी में है। ये तो निषेचन के बाद बनते हैं ना। समझ आ रही बात। ये प्रश्न को आप ऐसा दिखो ना यहां पर कि यार परागकोश माता जी हैं या पिताजी हैं, बीजांड जो है वो माता जी हैं। इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो जो युग्मक बनाएंगे वो परागकण और भ्रूणकोश बनाएंगे। परागकण और क्या बनाएंगे, भ्रूणकोश। ही कह रहे किसी ने, कुछ भी गलत होता है। हाँ, क्लास डेली होती है अल्पना कुमारी, किसी कारणवश बेटा 2 दिन में क्लास नहीं ले पा रहा था, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। प्लीज आपसे सारी क्लास होगी तो आप सभी लोग जरूर आइएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पोल कौन डालेगा, सी आंसर है, यस है। प्रश्न दूसरा को देख के मैं बच्चों को चिल्ला रहा हूं, नहीं बेटा तुम्हारा दूसरा आंसर सही है, तीसरा, ठीक है। क्या पढ़े तुम उड़ान बैच में रिया, पढ़ने का है। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आते हैं रिया राजपूत और बाकी चीजें जो हैं उसको पढ़ने का है, ठीक है। पूरी कोशिश की गई है एक बार पढ़ा करें, थोड़ा बहुत रिवीजन किया करो यार। तुम लोग को लगता है कि अगर फास्ट एंड मतलब फटाफट चीजों को पढ़ना है, रिवीजन करो, देखो नहीं समझ में क्लास पढ़िए वहां पर, ठीक है ना। तो आप उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन उठाइए, पढ़िए, समझ में आएगा। ऐसा क्यों नहीं समझ में आएगा भाई, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं जो समझ में ना आए, बनेगा, बिल्कुल आएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न क्रमांक चौथा। बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहां पर संलयित होता है। चौथा प्रश्न है आपके सामने। बीजांड का पिंड, जो बीजांड का पिंड होता है ना, बीजांड वृंत से कहां पर संलयित होता है, कहां से संलयित होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कैसे जुड़े हुए रहेंगे, जल्दी बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। बताइए इनमें से सही आंसर ये होगा। तो ये क्या पूछ रही है, आपका पढ़ाया हुआ तो, और दूसरे टीचर का मैं क्या बताऊं रिया, मैं क्या बता सकता हूं, क्या समझ में क्या नहीं आया वो तो बताना। अरे वो पेड कोर्स की बात पेड कोर्स में करो ना यार, ये यूट्यूब फ्री वाला है, यहाँ ज्यादा अपना खबर वबर नहीं डालने का है यहाँ पर कि हम लोग पेड कोर्स में क्या क्या करते हैं, समझे। पेड कोर्स में क्या क्या मिलता है बताने का नहीं है, ये लोग इन लोग को यूट्यूब में पढ़ने दो, समझे। पेड कोर्स में जो तुम लोग को मिलता है वो एक अलग ही कहानी है ना भाई, तो पेड कोर्स की बात यहाँ पे नहीं की जाती, समझे। हाँ चलो अगला बात बताओ, किसी की बात नहीं सुनूंगा, आंसर बोलो। बीजांड द्वार, बीजांड काय, निभाग या फिर नाभिका। चालजा सही है ना, चालजा, यस, डी सी इज द राइट आंसर। निभाग जिसे अपन चालजा कहते हैं, यही आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न है, 2 प्रश्न और करवाऊंगा फिर चैप्टर कंप्लीट करूंगा, है ना। जो पढ़ा चुका हूं उसके प्रश्न आपको करवा रहा हूं मैं, उसके बाद के बाकी प्रश्न बाद में होंगे।
भाई साहब बता दिया जाए सभी लोगों को, ढिंडोरा पिटवा दो मामा कि यहां पर इस बार अब 11th और 12th सबकी तैयारी, नीट की तैयारी आपकी करवाने वाले हैं हम लोग यूट्यूब पर। तो विक्रम ऐप क्लासेस को ज्वाइन कर लो भाई साहब, और ये चैनल जो है तुम्हारे लिए 11th 12th और नीट सबकी नैया पार करवा देगा, चिंता बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। जवाब बोलो। जलकुंभी और जल लिली, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में परागकण किसके द्वारा ट्रांसफर होता है 2020 में? ई प्रश्न भी है, बार बार पढ़ाया था मैंने, ये बार बार पढ़ाया था मैंने। यहां पर बताओ, केवल जल धाराओं द्वारा, वायु और जल धाराओं द्वारा, कीट और जल द्वारा, कीट और वायु के द्वारा? क्या लगता है आपको इनमें से सही जवाब है? रहता ये पानी में है, जलकुंभी और जल लिली, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। होप सो आप लोग इस बात को बिल्कुल रट्टा मार दिए होंगे। और दूसरा वर्ड आता है वाटर लिली। आप मुझे बताइए इनमें से कौन है जो ऐसा करता है? जल द्वारा होता है क्या? वायु जल द्वारा, कीट और जल द्वारा, कीट या वायु द्वारा? किसके द्वारा होता है यहां पर? ये जवाब बताइए, कितने प्रतिशत बच्चे हैं? और अगर क्लास पसंद आए तो हिट लाइक बटन, कमेंट ऑल्सो, सभी लोग बताना यार कीट और वायु द्वारा। तो जो बच्चे जल जहां पे लिखा हुआ है ना, इनमें जल के द्वारा होता ही नहीं है। इनका पुष्प ऐसा होता है कि रहता पानी में है, लेकिन ऊपर वाला भाग ऐसा निकला हुआ रहता है। तो ये दूसरा पुष्प है, इसका भी ऊपरी भाग निकला हुआ है, तो ये ऊपर ऊपर से ही परागण कर लेते हैं, जल की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो सही जवाब जो इसका बनता है बेटा, वो बनता है सी, सॉरी डी, कीट और वायु द्वारा। कीट और वायु द्वारा, डी इज द राइट आंसर। यस, तो जिन बच्चों ने डी कहा है उसका सही है। हिट लाइक बटन, कमेंट ऑल्सो, सभी बच्चों को बता दो, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर नीट की पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो आपको यहां पर चीजें पढ़नी है। 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न, 6वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, सभी जवाब बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पराग को जीवाश्मों के रूप में परिलक्षित करने में सहायक साबित होता है? पराग जो है वो जीवाश्म की तरह होता है, कभी खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? उसको खराब होने से बचने के लिए कौन सा केमिकल पार्टिसिपेट करता है? क्या तैलीय अवयव, उसके अंदर ऑयल रहता है ये, या सेल्लोज से बना हुआ अंतःचोल, या पराग किट, या स्पोरोपोलेनिन? कौन है जो ऐसा करता है? प्रश्न क्रमांक 6वां आखिरी प्रश्न है, फिर मैं आपको ये आज का चैप्टर खत्म करूंगा, देन फिर क्वेश्चन करूंगा। सबको बता दो कल शनिवार है, महा ग्रैंड वाला क्विज होने वाला है। कल मैं नीट के पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर के बड़े बड़े 50 प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। सभी बच्चे तैयार रहिएगा, और जिन्हें भी लगता है कि ये 2 चैप्टर समझ में आ गए हैं तो प्लीज वेलकम, और चेक योर पानी कि तुम कितने पानी में हो। अपने पानी को चेक करिए, तुम्हारा लेवल क्या है। पानी कम नजर आओगे कल के प्रश्न को देखकर। बता दो सब लोगों को कि कल शनिवार है, 2 चैप्टर रिवीजन करके आना है। नीट में ये 2 चैप्टर में डंका बोलना चाहिए तुम्हारा। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पुष्पीय पादपों में जनन। कल ग्रैंड क्विज होने वाला है, टॉप 50 MCQ जो आपको इन 2 चैप्टर के एकदम याद रखना कमांड देंगे। तब तक सवाल का जवाब बताते जाइएगा। बोलिए क्या आंसर होगा? डी कहा है टंडन, होगा ना? बिल्कुल डेफिनेटली होगा बेटा। स्पोरोपोलिन से बना हुआ बाह्य चोल, स्पोरोपोलिन से बना हुआ बाह्य चोल, ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने यहां पर एमसीक्यू कर लिए। अब कुछ टॉपिक बचे हुए बेटा, उसको जल्दी 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 खत्म कर देते हैं। ये टॉपिक थ्योरी में यहां पर ऐड नहीं करूंगा, और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और ये नीट के लिए तुम्हें मदद करेगा। फुल्ली डिटेल पढ़ने के लिए हमें जो है थोड़ा सा समय चाहिए, और हम उसे फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताओ, सब कुछ बता चुका हूं मैं। अब हमारे पास में है परिभ्रूणपोष, एक नया टॉपिक है। व्हाट इज पेरिस्पर्मिक सीड? क्या मतलब होता है इसका? पेरिस्पर्मिक सीड का मतलब होता है कि कभी कभी, याद रखना, कभी कभी हमारे पास में जो कहना चाहिए पेरिस्पर्म के बारे में, एंडोस्पर्म तो होता है वो सबको पता ही है। कभी कभी हमारे पास में बीजांड काय, ये प्रश्न पूछा जाएगा, किससे बना है बेटा? यहां पर ये
बीजांड से। क्या आपको पता है बीजांड करता क्या है? फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा बीजांड है। बीजांड के बाहर की तरफ में जो भ्रूणकोश होता है ना, भ्रूणकोश, उस भ्रूणकोश के बाहर, ये तो भ्रूणकोश है भाई, 3 एंटीपोडल सेल, यहां पर सिनर्जिड वगैरह वगैरह ये सब रहती है। बाहर की तरफ में होता है बीजांड काय। याद रखना, इस बीजांड काय का कार्य होता है भ्रूणकोश को, किसको? भ्रूणकोश को पोषण देना। क्या काम होता है बच्चे? कमेंट सेक्शन पे आंसर चाहिए, मुझे बताइए फटाफट कि बीजांड काय का काम क्या है। बीजांड काय मतलब होता है न्यूसेलस, और ये जो न्यूसेलस है इसका काम है भ्रूणकोश को न्यूट्रिशन देना शुरुआती अवस्था में, परिपक्वन अवस्था में, और जब सब कुछ हो जाए, निषेचन हो जाए, तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसको नष्ट हो जाना चाहिए था, इसका काम हो गया ना भाई। अब भ्रूणकोश निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, सब कुछ बन गया। अब ये क्यों है? तो कुछ सीड में कभी कभी बीजांड काय परिपक्व सीड में बना रहता है, रिमेन इन सीड, पाया ही जाएगा, बना ही रहेगा। तो अगर रिमेन इन सीड बचा हुआ है, बीजांड काय बचा हुआ है, इस प्रकार के सीड को याद रखना, इस प्रकार का सीड जो है उसे हम कहते हैं बेटा क्या? पेरीस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं इसे? यहां पर पेरीस्पर्मिक सीड, और इसे अपन कहते हैं परिभ्रूणपोषी। जवाब अभी थोड़ी देर में आपसे पूछा जाएगा जनाब, याद रखना, परिभ्रूणपोषी। कमेंट बताइए कि ये पॉइंट याद रखना कि परिभ्रूणपोषी क्या होता है, कि इसमें क्या पॉइंट बनेगा। पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है? इस प्रकार का सीड जो होता है वो क्या है? पेरिस्पर्मिक सीड में ये याद रखना, यह होता है हमेशा काली मिर्च में, ब्लैक पेपर। किसमें होता है? काली मिर्च में, जिसे अपन कहते हैं ब्लैक पेपर। याद हो गया? इनमें हमेशा याद रखना परिभ्रूणपोषी होता है। जितना मैंने ये सामने डायग्राम में लिख दिया है, इसके बाहर, नीट के बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। 6 बजे, कल कितने बजे? 6 बजे होगा। पेरिस्पर्मिक सीड, लिंक डाल दो। मेरा पिन फोन टूट गया था इसलिए छूट गया। हाँ, लिंक कहां डालना है? चैनल पे बना होगा ना, एक पहले पूरा टेलीग्राम में, सॉरी अपना वो उसमें बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैक पेपर, यस, ब्लैक पेपर, काले मिर्च जो होता है उसमें होता है। कितनी बातें याद करनी है कि परिभ्रूणपोषी बना किससे? पहला प्रश्न है, परिभ्रूणपोषी बना बीजांड काय से। बेटा इसका इंग्लिश नाम न्यूसेलस होता है, पहली लाइन याद रखनी है। फिर दूसरा बात यह है कि आपसे कई बार यह पूछा जा सकता है कि बीजांड काय का काम क्या है? भ्रूणकोश को न्यूट्रिशन देना, पोषण देना। अब जब भ्रूणकोश जो है वो वहां पर खत्म हो गया, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी बचा हुआ, रिमेन इन सीड, दैट्स वाई से अपन पेरीभ्रूणपोषी सीड कहते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है, पूछा जाता है। बन जाएगा ये पॉइंट। टेलीग्राम लिंक बेटा हमारा YCS बायोलॉजी डाउटनेट, YCS बायोलॉजी डाउटनेट, इसमें जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम लिंक है। ठीक है? अरे किसी बच्चे ने पूछा कि हमारा नेट निकला कि नहीं निकला। ठीक है, देखो यार, अब 2 चीज हम बताते हैं तुमको, आज बता ही देते हैं तुमको कि हमारा नेट निकला कि नहीं निकला। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज ये है कि तुमको पढ़ाने के लिए नीट निकालने की जरूरत है क्या? पहली चीज ये कि हमारा नीट में डॉक्टर बनने में कतई इंटरेस्ट नहीं था। आई एम ब्लडी साइंटिस्ट, यू नो, हम साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कनिष्ठ वैज्ञानिक हैं। हमारा रिसर्च का काम है और हम वही करते हैं, हमको अच्छा लगता था। अब करते करते लगा कि यार कुछ बच्चों को पढ़ा दिया जाए। बच्चों ने कहा ठीक ठाक पढ़ा लेते हो, तो हम कहें ठीक है और अच्छा पढ़ा देते हैं। फिर कहा नहीं और ठीक पढ़ा लेते हो, तो बोले ठीक है 11 12 भी पढ़ा देते हैं। फिर बच्चों ने कहा नहीं ठीक ही पढ़ा लेते हो, तो हम कहे चलो नीट पढ़ा देते हैं। तो बायोलॉजी आता है तो नीट पढ़ा दिए। क्वेश्चन देखे लगा आसान है, बायोलॉजी बन जाएगा, बना दिए प्रश्न। इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। दूसरे अगर नीट निकाला तभी निकालेंगे का है, ये बात होती है क्या कि भाई अलग बात है, तुम लोग अलग ही टीचर है। ठीक है, तुमको अगर कोई ऐसा टीचर चाहिए जो तो खुद ही निकाला हो, तुमको हमारी योग्यता पे शक है, तो वो एक अलग चीज है। तुम अच्छा टीचर ढूंढ लो जो तुम खुद डॉक्टर बना हो, लेकिन डॉक्टर ही बन के डॉक्टरी को बनाएगा, ये कहां लिखा हुआ है भाई? एक साइंटिस्ट नहीं पढ़ा सकता क्या है? एक टीचर जो होता है पहले इंजीनियर बनता है फिर इंजीनियर बनवाता है क्या? बताओ। अब एक बात है, एक डॉक्टर से पूछना जाके कि तुमने कभी खुद बच्चा पैदा किया है? हमारा बच्चा पैदा करवाने चले हो,
ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है। ठीक है, एक गाड़ी जो सेल कर रहा होता है बेचारा, तुमने खुद से खरीदा है, ये क्या मतलब होता है भाई? हद है भाई, तुम लोग भी अलग है। मेरे नॉलेज में कहीं शक है तुमको? अच्छा लग रहा है ना पढ़ने का, पढ़ो ना मित्र, क्या जा रखा है। नीट ईट बहुत आसान एग्जाम है, निकल जाता। सब पढ़ना पड़ता है। हमको फिजिक्स नहीं ना आता था तो हम कहे नहीं बन पाएंगे हम डॉक्टर, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। हम बोले कि बायोलॉजी बस आता है, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आता था, फिजिक्स भी थोड़ा बहुत ही आता था, ज्यादा नहीं आता था। हम कहे नहीं करना है। समझ में आ रही मेरी बात? तुमको डॉक्टर जरूर बना देंगे, तो भरोसा भर रखना हमारे ऊपर में। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, ठीक है ना? तो भरोसा रखने का है भाई यहां पर। क्यों नहीं बना सकते आप? हाँ ठीक है, हाँ ये बात सही लगा मुझे। यस, दवा का खोज करना, यही सब कार्यक्रम हमारा है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग पे भी हम भी काम करते हैं, आप भी काम करिए बढ़िया से। ठीक है, वही सारा काम हमारा भी है। हम दुनिया बदलने चले, हम सोच के रखते हैं कुछ बढ़िया दवा बनाना, कुछ बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाना, ये सब कार्यक्रम रहता है। ठीक है, नहीं टॉप कर पाते रियांश। बायोलॉजी बस आने से थोड़ी ना आता है। हमको दो बातें पता थी, एक तो हमारी खासियत और हमारी बुराइयां, दोनों हमको मालूम थी। तुमको भी पता होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तुमको, भाई हम सबको थोड़ी ना कह रहे कि तुम जाके सबके सब जितने भेड़ चाल में जाके डॉक्टर बन जाओ। यार तुमको इतना अच्छा नॉलेज दे रहे, तुम 11th 12th अच्छे से पढ़ लो। ये जो पढ़ा रहा हूं मैं तैयारी अच्छी करना, लेकिन ठीक है। देखो आज मैंने बायोलॉजी अपने टाइम पे पढ़ी, किसी भी चीज के लिए पढ़ी, तो आज मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा एक टैलेंट आ गया यहां पर। मैं साइंटिस्ट हूं, एक अलग टैलेंट है वो मेरा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया, कि बहुत बढ़िया, मेरे से देखो, मेरे से सीखो। अरे यार तुम्हें कुछ भी करो, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में। वैसे ही तुम्हें बस खुश रहना है अपनी जिंदगी में, ज्यादा 3 तूफान पे नहीं पड़े रहना है। आपको क्या करना है, अपने कैरियर की तरफ में जब आप बढ़ रहे हो तो आपको यह डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है। आजकल बच्चे क्या होते हैं, पड़ोसी देख के डॉक्टर बनना शुरू करते हैं, पुलिस वाले वर्दी देख के पुलिस वाले बनना शुरू कर देते हैं, किसी की पिक्चर देख लिए बोले नहीं आज हम दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर देंगे। समझ मारी बात? कबीर सिंह का पिक्चर देख लिया, आशिकी छा गई। केजीएफ मूवी देख लिया तो दाढ़ी बढ़ा लिए। ठीक है, कबीर सिंह को देख के दाढ़ी चश्मा लगाना। ये दूसरे को देख के बदलने वाले लोग कभी कुछ नहीं हो सकते। तुमको अपनी बात पता होनी चाहिए। मुझे पता था कि मैं बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता, मुझे बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आती थी, नहीं पढ़ा मैं। जहां आज हूं बहुत खुश हूं मैं। तो इसलिए आप भी अपने जीवन में सोचिए कि आपको करना क्या है, उस दिशा में जाइए। लोग कहते हैं बायोलॉजी ठीक पढ़ाता हूं मैं, तो आज पढ़ा रहा हूं मैं। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसीलिए है क्योंकि मुझे आता था बायो, तो पढ़ा लेता हूं। लोग कह देते हैं ऐसा, तो वही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्त। हमेशा नीट निकालना, वो कोशिश करेंगे कि एक आध बार तुम्हारा मतलब उम्र वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, नहीं तो एक आध बार देख जो है ना, तुमको 360 में 360 बायोलॉजी ला के चपका देते तुम्हारे मुंह में, देख लो बायो हम ला दिए हैं, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स मत पूछना हमसे। समझे? हम आपको देख के बढ़ा रहे हैं 12वीं के लड़के दाढ़ी बढ़ाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी कहां दाढ़ी है भाई, तुम लोगों की दाढ़ी ज्यादा होगी। चलो भाई स्टार्ट करें अभी। यस ओके। हाँ एसपी गुप्ता, रिसर्च का काम क्या होता है? हाँ ठीक है प्रिंस, हाँ अरे डेली यही ज्ञान हम देते हैं, तुम क्या चिंता कर रहे हो। अब चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। हाँ अब अगला पार्ट ये है प्रसुप्ति डोरमेंसी किसे हम कहते हैं। अब डोरमेंसी का मतलब ये होता है बेटा प्रसुप्ति। अब ये जो बीज है ये क्या होता है, ये नम होता है, ठीक है शुरू में। अब इससे वाटर जो है ना भाई वो लॉस होता है, पानी बाहर निकलता है, और इसमें उपापचय जो है बेटा, वो उपापचय जो है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। मैंने क्या कहा, 3 बातें बताई, केवल मात्र 3 बातें, कि बीज जो है वो कच्चा बीज अगर है, अभी अपरिपक्व है मान लो, तो कच्चा है, तो कच्चा चना खाओगे तो आसानी से चबा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी है और उपापचय चल रहा है, वो जीवित है, इसमें मेटाबॉलिज्म है, वो नम है, वाटर है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, बच्चे हम क्या कहें यहां पर, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, पानी बाहर निकल गया, उपापचय स्लो हो गई, और सीड जो होता है वो उसने क्या किया, सीड चला गया प्रसुप्ति में। मरा नहीं है अभी वो, कच्चा चना से सूखा चना हो, मरा नहीं है अभी, वो प्रसुप्ति में गया है, सोने चला गया है कि मुझे अभी ये परिस्थिति मंजूर नहीं है, ये गर्मी का मौसम मुझे मंजूर नहीं है, ये जो परिस्थितियां हैं मुझे मंजूर नहीं है, दैट्स वाई ये प्रसुप्ति में चला गया।
सेडिट हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद, अनुकूल समय आने के बाद क्या होता है, अनुकूल समय में फिर ये क्या करेगा, जल अवशोषण करेगा, और जल अवशोषण करेगा और क्या करेगा भाई, उसके बाद जल अवशोषण करने के बाद उपापचय स्टार्ट हो गई, उपापचय फास्ट रैपिड चलने लग गई, और जब उपापचय फास्ट चलने लग जाएगी तो बच्चे कर लेगा ये अंकुरण। तो नीट के बच्चों को बड़ी सादी सी बात मैं बता रहा हूं, बहुत सामान्य सी बात बता रहा हूं कि यार चना जो ना, अभी मौसम चल रहा है चना का, अब चना क्या था, बढ़िया लगा हुआ था, चना को लगा यार बहुत गर्मी है, कैसे जिंदा रहेंगे, तो एक काम कर लेते हैं, मरने से अच्छा है कि अपने आप को ना प्रसुप्ति में डाल दे। अब प्रसुप्ति का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डोरमेंसी, अपने पानी को निकालकर उपापचयी दर को स्लो कर लेना। से कमेंट में आंसर बताइए, प्रसुप्ति में मुख्य रूप से दो कार्यक्रम कौन से होते हैं, पूछा जाएगा आपसे। तो प्रसुप्ति में दो सबसे बड़े कार्यक्रम ये हो रहे हैं कि वाटर लॉस हो रहा है, पानी बाहर निकल गया, उपापचय स्लो हो गई, सीड पहुंच गई प्रसुप्ति में, इनएक्टिव हो गई कुछ दिन, इनएक्टिव हो गई कुछ दिन। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर प्रसुप्ति जो है वो जब समय आया अनुकूल, अच्छा याद रखना प्रतिकूल समय की बात चल रही है, जब प्रतिकूल समय था, जब प्रतिकूल समय था तब ऐसा हुआ, जब समय अनुकूल हुआ तो पुनः जल का अवशोषण करेगा, पुनः जल का अवशोषण करने के बाद उपापचय फास्ट और अंकुरण कर लेगा, प्रसुप्ति खत्म। तो पॉइंट देखिए यहां पर कि ये बीज है बेटा, कुछ दिनों के बाद ये जल का अवशोषण उपापचय करके इसने कर लिया, ये प्रसुप्ति है, कहानी खत्म। कुछ पॉइंट पूछा जाता है एडवांटेजेस ऑफ सीड को लेकर कि सीड की क्या उपयोगिता है बेटा। तो सीड हमारा भोजन है, सीड हमारा क्या है, भोजन है। सीड एक पीढ़ी से, बताओ मुझे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच का लिंक है, दूसरी पीढ़ी के बीच का लिंक है, ठीक है। तीसरी बात यह है स्टोरेज के काम आता है, स्टोरेज यानी प्रसुप्ति के काम आता है, के काम आता है, यह बात है, प्रसुप्ति में रखा जा सकता है। चौथी बात है पौधों को विपरीत परिस्थिति में, पौधों के जो वंश होते हैं विपरीत परिस्थिति में बेटा उन्हें संयमित रखते हैं, विपरीत परिस्थिति में बचाकर रखते हैं, नहीं तो ऐसे तो सारा चना खत्म हो जाता, बचाकर रखते हैं। तो अगर सीड नहीं होता तो दोबारा गेहूं कैसे लगता, सीड नहीं होता तो चना का पौधा दोबारा कैसे लगता, सीड नहीं होता तो तुम अनाज किसका खाते, तो सीड बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवें नंबर पे पॉइंट पे इनको स्टोरेज आसान हो जाता है, ये इसका एडवांटेजेस है, स्टोरेज इसका क्या होता है, आसान हो जाता है। यह विपरीत परिस्थितियों में लड़ना शुरू कर देता है, और मतलब क्या बोलना चाहिए, पौधों के वंश को, पौधों के वंश को स्थान परिवर्तन में आवश्यक है। स्थान परिवर्तन में आवश्यक का मतलब यह है कि मान लो तुम्हें अर्जेंटीना का एक पौधा नजर आ गया, तो यार वहां से क्या लेकर आओगे, बीज लेकर आओगे, घर में लगा दोगे, हो जाएगा काम। तो आपसे पूछा जाएगा कि बीज का क्या कॉन्सेप्ट है। बीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में बीज डोरमेंसी में, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण में, विपरीत परिस्थितियों में डोरमेंसी में, सब में मदद करता है। यह सारा कॉन्सेप्ट है बीज के बारे में। कहानी कुछ और निकल कर आती है। बीज के दो कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं कि कुछ बीज जो है ना सालों से प्रसुप्ति अवस्था में है, सालों से प्रसुप्ति अवस्था में है, वो प्रसुप्ति से वापस टूटे ही नहीं है। इनका एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो लुपिनस आर्टिकस याद रखना, और दूसरा वर्ड आता है फियोनिक्स। आपसे पूछा जाएगा कुछ फियोनिक्स के बारे में, फियोनिक्स जो है इसके बारे में पूछा जाएगा, और दूसरे का नाम होता है लुपिनस आर्कटिकस, ठीक है, आर्कटिकस जिसे अपन कहते हैं। ये याद रखना लुपिनस आर्टिकस बेटा, ये याद रखना 2000 साल से ये डोरमेंसी में है। फियोनिक्स जो होता है डैक्टिफेरा जिसे अपन कहते हैं डैक्टिफेरा, ये जो है बेटा ये 2000 साल से 10,000 साल से दोनों जो है सालों साल से ये जो है ना
सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेकेंड पॉइंट बेटा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच का लिंक है ये। एक बीज से ही से तो दूसरा पीढ़ी पैदा होता है ना, एक बीज से ही तो नया पौधा पैदा होता है ना, इसलिए बीजों का निश्चित समय काल होता है। बिल्कुल सही बात है। एक निश्चित समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद वो उनके अंदर प्राप्त नहीं होता कि वो फिर से बीज बना ले। ऐसा नहीं कि चना ऐसा है कि 100 साल रख दो उसके बाद वो अंकुरण देगा। फिलहाल जो सबसे नया चना है, इसी साल जो हुआ है वही फिर अगले साल बोया जाता है। तो इससे क्या उसका अंकुरण बना रहता है, बहुत सालों तक नहीं वो अंकुरण रहेगा, कुछ समय के लिए ही अंकुरण रहता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ समय के लिए होता है। 2 पॉइंट याद रखना, ये दोनों फियोनिक्स डेक्टोफेरा एंड लुपिनस आर्टिकस, जो हिंदी में लिख लो बेटा यहां पर, ये फियोनिक्स और लुपिनस, ये दोनों जो है ना लार्ज टाइम से, याद रखना लार्ज समय से, लंबे समय से, ये लिख लेना यहां पर, लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से, ठीक है, लंबे समय से प्रसुप्ति में है ये लोग, ये पूछा जाएगा प्रसुप्ति में है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, इसके बाद बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर है स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट एंड सीड, कुछ विशेष प्रकार के बीज और सीड के बारे में यहां पर बात होती है। चलो सुनो फटाफट, यहां पर कहानियों को सुन लो, मजा आ जाएगा। आप ये ओरोबाकियन स्ट्राइगा को देखेंगे यहां पर, तो आप पाएंगे कि ओरोबाकियन स्ट्राइगा, ये देखो यहां पर, ये परजीवी होते हैं, परपोषी। आपसे पूछा जाएगा क्या किसी बीज को जानते हो जो परपोषी है? इंपॉर्टेंट लाइन कमेंट सेक्शन पे, आंसर अभी अभी चाहिए मुझे, कि परपोषी जो होता है वो परपोषी में से कोई है क्या? देखो इसका डायग्राम मैं दिखाता हूं, ये ओरोबाकी का डायग्राम है मान लो। अब इस ओरोबाकी ने क्या किया, बीज गिराया, बीज गिरा, ये बीज जो है ये एक पौधा है, उसके जड़ से जाके चिपका, जड़ से चिपकने के बाद वहां जाकर अंकुरण कर लिया और उससे जड़ से जुड़ा हुआ ही यहां पर ये नया पौधा बना लिया। दिख रहा है? तो ओरोबाकी, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा, ये पूछा जाएगा मित्र तुमसे, नाम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा एक बार लिख लो यार, तो थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। ये कुछ खास फीचर्स हैं, ये कुछ स्पेशल फीचर्स है ओरोबाकी एंड स्ट्राइगा, ये दोनों परपोषी होते हैं। और अंजीर के अंदर देखोगे इतने छोटे छोटे हजारों बीज हैं, यह भी इसका एक विशेष गुण ही है। यह भी इसका एक विशेष गुण है कि अगर हजारों बीज अगर उसके अंदर हैं तो यह भी एक विशेष गुण है। और ये जो ओरोबैकी एंड स्ट्राइगा है ये तो परपोषी है, ये भी एक इसका विशेष गुण बन जाएगा। अरे लिखो भाई, ओरोबाकी लिखा ना, कैसा नाम, अब तुम एसपी नाम, तुम्हारा नाम भी उसको अजीब ही लगता होगा कि एसपी गुप्ता कैसा नाम है भाई, समझ आ रही बात? तो तुम्हारा नाम भी उसको अजीब ही लगता होगा। स्ट्राइगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाम, ये कितना सुंदर नाम, बताओ। ओरोबैंकी, ओरोबैंकी, अपने कुत्ते का नाम इस बार ओरोबैंकी रख देना। और स्ट्राइगा, ओरोबैंकी यानी स्ट्राइगा, परपोषी, अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर है। और फिग जो हमारा अंजीर है, फाइकस जिसे हम कहते हैं, इसमें एक छोटा सा बीज, इतना बड़ा भी नहीं होता वो बीज, जितना बड़ा मैंने डॉट बना दिया। ये बड़ा जो है वो बहुत लंबा जो है, वो याद रखना। ये क्या बोल रही है? एक क्वेश्चन है, क्या प्लेसेंटा ह्यूमन बॉडी में ऑल टाइम प्रेजेंट होता है? प्लीज ना, ना बच्चे ना, बिल्कुल नहीं। प्रतिभा भार्गव हमेशा क्यों प्रेजेंट रहेगा? वो तो प्रेगनेंसी के समय बनता है ना। पढ़ाया तो क्या आपको कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पहले ट्रोफोब्लास्ट, फिर ये लोग मिलेंगे तब जाके प्लासेंटा बनता है, और प्रेगनेंसी के बाद वो बाहर निकल जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हमने देख लिया बीज के बारे में, अब फल की बात है कि फल कहां से बनता है भाई? फल बनता है अंडाशय से। फल कहां से बनता है? अंडाशय से बनता है। क्लियर है ना? अब सवाल पूछा जाएगा फल कितने प्रकार के हैं? आप कहेंगे 2 प्रकार के। एक फल जो होता है, एक होता है वास्तविक फल, पहला पॉइंट, और दूसरा फल पूछा जाएगा फॉल्स फ्रूट, जिसे अपन कहेंगे असत्य फल, ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार फल के दूसरे आधार पर प्रकार देखा जाएगा तो आप कहेंगे गूदेदार है, और दूसरा आपसे पूछा जाएंगे तो आप कहेंगे सूखा हुआ है। तो चलिए इन चारों प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बेटा, कि फल 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला गूदेदार, गुआवा और क्या बोलते हैं ऑरेंज, आम, ये गूदेदार है।
ठीक है, तो आपके पास में हो गया आम, गूदा है उसमें, उसके बाद आपके पास में संतरा, गूदा है कि नहीं उसमें, और सूखा कौन होता है भाई, चना, और क्या होता है, मटर, ये सब सूखे होते हैं ना। अब आया वास्तविक फल और आभासी फल, असत्य फल जिसे अपन कहते हैं, आभासी। सवाल पूछा जाएगा क्या मतलब है इन दोनों का, तो सवाल इन दोनों में जो पूछा जाएगा वो ये है कि अगर वास्तविक फल है तो वास्तविक फल कहां से बना हुआ है बेटा, याद रखना, यह अंडाशय से बना। किससे बना, अंडाशय से बना है, तो ये बात हो गई। अंडाशय के अलावा किसी और से बना तो आभासी हो गया भाई, वो अंडाशय से बना हुआ है तो ये हो गया भाई हमारे पास में अब वास्तविक, और अंडाशय के अलावा किसी और से बना हुआ है तो आभासी। अंडाशय के अतिरिक्त किसी और से बना हुआ है, अतिरिक्त किसी से बने, तो हम इसे कहेंगे कि ये आभासी है। बस जितनी बात कह रहा हूं उतना ध्यान रखना। यहां पर देख लो भाई, टाइप ऑफ फ्रूट के दूसरा प्रकार, सत्य और असत्य। आप याद रखना, आभासी फल के एग्जाम्पल बता दो बेटा मुझे फटाफट। यहां पर 3 बातें बोलूंगा, डायग्राम नीचे लिखा हुआ है। आभासी फल में सबसे फल पहला आएगा सेब, फिर कौन सा आएगा, मतलब वही नाशपाती, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी, समझ में ना। सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों कहां से बनते हैं, थैलेमस से बनते हैं। किससे बनते हैं, थैलेमस से बनते हैं, पुष्पाशन से। जितनी बात कह रहा हूं नीट में इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, पक्का वादा है आपसे। तो टाइप ऑफ फ्रूट दुनिया में 2 प्रकार के फ्रूट हैं बेटा, एक आभासी और एक सत्य। आभासी जो है ना वो कहां से बना हुआ है, थैलेमस, पुष्पासन से बना है। किससे बना है, पुष्पासन से बना है। हाँ, वो सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती सब लिख लो, वही और क्या है, कोई समस्या नहीं है, इतना पॉइंट हो गया। ये सारे कौन से फल हैं, असत्य फल हैं। कौन से फल हैं, असत्य फल हैं। तो सत्य और असत्य समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैं बता रहा हूं, इससे बेहतरीन प्रश्न याद रखना। सत्य फल जो है वो किससे बनेगा, अंडाशय से निर्मित। ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस चैप्टर का, अंडाशय से निर्मित है तो याद रखना सत्य फल है। और अगर अंडाशय के अलावा कहीं और से डेवलप हो रहा है तो वो असत्य फल है। याद हो जाएगा क्या, ये नीट में यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी लिख सकते हो यहां पर, स्ट्रॉबेरी ये सब जो है ये पुष्पाशन को खाते हो आप। और जो अगर सत्य फल है तो अंडाशय से बनेगा। कहानी मजेदार है, बिल्कुल याद रख लेना। 2 सबसे जरूरी बात बता रहा हूं मैं। नीट में मैथ भी होता है क्या, नहीं होता यार, कैसी बात कर रहे हो। 2 सबसे जरूरी बात बता रहा हूं मैं यहां पर। अनिषेक जनित फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, याद रखना, बिना निषेचन। क्या कहा है मैंने, एक लाइन पे बताऊंगा डेफिनेशन सारी। बिना निषेचन किसका निर्माण करना है, फल निर्माण होगा की प्रक्रिया। फल निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई, अनिषेक जनन। कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर चाहिए, अनिषेक जनन कहते हैं हम इसको। तो हमारे पास में 2 बातें निकल कर आती हैं बस, कि बिना निषेचन के अगर मान लो हमारा फल का निर्माण होता है तो बिना निषेचन फल का निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, अनिषेक जनन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा प्रश्न इसके ऊपर यही पूछा जाएगा कि बताओ अनिषेक जनित फल क्या है बिना निषेचन का। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ये जो फल बनेंगे उसमें बीज नहीं रहेगा। इसका मुख्य गुण है ये बीज रहित होंगे। कैसे होंगे, बीज रहित होंगे। इनके बिना जो होता है वो बीज नहीं रहता। क्या एम्ब्रियो सैक एंड एंडोस्पर्म में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। एम्ब्रियो सैक भ्रूणपोष है ना, और भ्रूणकोश है वो एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष और कोश, कोश यानी सैक और एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष, समझे, तो डिफरेंस है। तो बीज रहित रहेंगे। अनिषेक जनित फल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बिना निषेचन बन गया अनिषेक जनित फल है। कैसे रहेंगे ये लोग, बीज रहित रहेंगे। तीसरी बात, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल होता है बेटा बनाना यानी केला। केला इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा हो गया पाइनएप्पल, ठीक है, क्या हो गया यहां पर इसमें, पाइनएप्पल।
और बताओ पाइनएप्पल के अलावा, इसके अलावा या अगर बीज रहित, क्या कहना चाहिए बेटा यहां पर, बीज रहित खरबूज, वाटरमेलन, ठीक है, वह वाटरमेलन जिसमें बीज नहीं पाया जाएगा उसे हम कहेंगे कि वो अनिषेक जनित है। कैसा है, अनिषेक जनित है। वाटरमेलन में सीड होता है बेटा श्रद्धा पांडे, लेकिन कुछ वाटरमेलन जो आजकल बनाए जा रहे हैं उसमें सीड नहीं है, उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। चौथा, यह प्रक्रिया, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएगा नीट में, याद रखना, यह प्रक्रिया हार्मोन के द्वारा की जा सकती है। कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन दे दिए जाएं तो उन हार्मोन की उपस्थिति में यह प्रक्रियाओं से सीड रहित बनाया जा सकता है। क्या, खरबूज, खरबूज में जनरली होता तो है, लेकिन अगर आप इसमें हार्मोन डाल दो तो बीज, अरे यार बहुत दिक्कत होती है इससे, मालूम, जूस बनाने में इतना बीज रहता कैसे निकालेगा आदमी, तो इसका कभी जूस बन ही नहीं पाता। तो इसलिए आजकल जो बनने लग गए हैं वो बीज रहित बनते, बस पूरा काटो और खा लो। बात समझ में आई? सीडलेस कुकुम्बर, सीडलेस वाटरमेलन इसे अपन कहते हैं। ये 5 लाइन अनिषेक जनित के बाहर, इसके बाहर कोई चीज पूछी नहीं जाएगी, रट्टा मार दो यहां पर। हार्मोन क्या होता है बेटा, केमिकल्स हैं। पौधों में क्या होता है, ऑक्सिन, साइटोकाइन, ये सब केमिकल जो है ना वो उनको इंड्यूस करते रहते हैं कि तुम वृद्धि करो वृद्धि करो वृद्धि करो, तो ये कुछ हार्मोन वृद्धि करवा देते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है असंग जनन, एपोमिक्सिस। अब ये होता है एस्टेरसिया तथा घासों में, ये पूछा जाता है। ये एपोमिक्सिस क्या है भाई? एपोमिक्सिस का मतलब ये होता है कि यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण। बस जितना लाइन मैं कह रहा हूं बस उतनी लाइनों को पढ़ लो। बिना निषेचन के अगर बीज का निर्माण हो रहा है उसे असंग जनन कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे। पिट्यूटरी ग्लैंड अभी क्यों पढ़ना है तुम्हें ऋषि घनश्याम? थोड़ा सा ऋषु वेट करो, थोड़ा सा वो टॉपिक आएगा तो बताएंगे। मैंने क्या कहा बेटा यहां पर, एस्टेरसिया एवं घास में बिना निषेचन के बीज जैसी संरचना बन जाती है और इस प्रक्रिया को याद रखना हम असंग जनन कहते हैं। असंग जनन के द्वारा ही होता है यहां पर ये असंग जनन, बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का निर्माण। प्रतिभा पांडे यस, बीज निर्माण असंग जनन है, कहानी खत्म। बहुभ्रूणता क्या है भाई? बहुभ्रूणता के बारे में कहा जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। आप ये वर्ड याद रखना, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये जो वर्ड है, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बीज है, बाहर की तरफ में बीजांडकाय है और संरचना है। ये एक भ्रूण जो इनके पास में भ्रूण है वही विभाजित हो गया। क्या हो गया? विभाजित होकर अनेक भ्रूण बना लेता है। क्या बनाता है? अनेक भ्रूण बनाता है। तो इसे हम कह देते हैं बहुभ्रूणता। सिंपल सी एक लाइन पे डेफिनेशन याद रखना, जैसे कि हम लोग किसमें होता है, ऑरेंज में, नींबू में, सिट्रस में, और खासकर जो है वो ऑरेंज में ये होता है। किसमें होता है? ऑरेंज में। तो असंग जनन तो मैंने आपको बहुत बढ़िया बता दिया। बहुत से भ्रूण के निर्माण को बहुभ्रूणता कहते हैं, लेकिन बहुत सा भ्रूण बना कैसे? बहुत सारा भ्रूण ऐसा बना कि इनके पास भ्रूण बन रहा था, बाहर की तरफ बीजांडकाय था, बनना इनको एक भ्रूण चाहिए था। इन्होंने क्या किया, अपना बीजांडकाय बाकी चीजों को विभाजन किया और विभाजन करने के बाद भ्रूण विभाजित होकर, ये याद रखना, भ्रूण भी है, इसमें बीजांडकाय भी रहेगा, बीजांडकाय भी रहेगा, और ये सब लोग विभाजन करके जो है आगे बढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस, चैप्टर ओवर नाउ। और सबसे आखिरी में माइक्रो प्रोपगेशन, इसको हम फिर बताएंगे। अच्छा, पॉलीएम्ब्रियोनी है तो इसी को आगे आगे जाकर हम विकसित कर देंगे। क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन पे डालो पोल बच्चा लोग को। चैप्टर पुष्पीय पादपों में जनन स्वाहा हो गया है। बताइए क्या आपको समझ में आया? यस और नो। आप कुछ मत डालिए, बस यस और नो 2 पोल डाल दीजिए और बच्चों को पूछिए कि यस और नो बताइए क्या समझ में है। बस इतना पढ़ लेना जितना हमने कहा है। लंबा चौड़ा कथा कहानी कुछ नहीं पढ़ाए हैं। नीट में जिसके ऊपर पॉइंट पूछा जाएगा उन पॉइंट को रिवीजन कराया है।
जिन बच्चों को इसे बहुत डिटेल में पढ़ना है, सारी कहानी जाननी है, वो हमारा यूपी बोर्ड वाला चैनल को हमें सब्सक्राइब करना, उस पे जाके पढ़ो। वहां पर मैं भी डिटेल में क्लास दे रहा हूं, एकदम डिटेल में, कोई संशय नहीं है उसमें, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो। हाँ, इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। यस, ये पूछा जाता था यूपी बोर्ड में, कई बार बताया मैंने कि इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब करा दूं 4-5 प्रश्न। अच्छा, कल के लिए तैयार हो ना तुम लोग? बन जाएगा? यस, अंडरस्टैंड, क्लियर क्लियर क्लियर। सुभाष चंद्रा को समझ नहीं आया, नाम सुभाष चंद्र बोस और बोलते हो नो, पढ़ो थोड़ा बहुत। तरबूज में नहीं होता, क्या नहीं होता? यस 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 यस। चले, अब इस क्वेश्चन करा दूं मैं 2-4। चलो, प्रश्न आपके सामने है, चलो जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलो, झकास झकास झकास। प्रश्न क्रमांक पहला, जवाब दो इनमें से अब 2-4 फटाफट। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, मेरे पास अभी है 8 मिनट है हमारे पास, और 8 मिनट में हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। जवाब दो। पहला प्रश्न आपके सामने में है, जल्दी जवाब बताइए। इनमें से कौन अनिषेक जनित फल है? केला, आम, चना, नारियल। जवाब हमको चाहिए, फटाफट आंसर दो बच्चा लोग। विच वन इज राइट आंसर? क्या आंसर है? पढ़ना, जिन्हें नहीं समझ में आ रिवीजन करना, और अब से डेली आना। देखो, बहुत दिन बाद मैं क्लास आ रहा हूं तो आज तुम लोग 145 के ऊपर जा ही नहीं रहे, लेकिन कल से आना, मैं आऊंगा डेली, पक्का वादा है। थोड़ी सी परेशानियां कभी कभार आ जाती हैं, मैं भी समझता हूं, तुम लोग मेरा इंतजार करते हो, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन कल मिलो। कल टॉप 50 क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। कल ये चैप्टर ओवर बेटा, कुछ बचेगा नहीं इसमें। बोलो, जवाब दो फटाफट आंसर। इनमें से कौन है अनिषेक जनित फल? केला, सही जवाब यहां पर। दूसरा प्रश्न आपके सामने, सामान्य फल इनमें से किस भाग से विकसित होता है? बताओ। अगर एक सामान्य सादा फल की मैं बात करूं, वो कहां से विकसित होता है? दूसरा प्रश्न, अगला टॉपिक, जल्दी जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। अगला प्रश्न, जल्दी बोलो, जवाब चाहिए हमको, फटाफट आंसर दो। दूसरा प्रश्न, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्लास पसंद आई लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कौन सा चैप्टर कब कहां कैसे आपको चाहिए। और अब बताएं, डेली नहीं आते शनिका यादव, क्षमा चाहता हूं, अभी 2 दिन थोड़ा सा ना कुछ इमरजेंसी थी, इस वजह से नहीं ले पा रहा था। अब डेली लूंगा, पक्का कह रहा हूं मैं, अब डेली लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बोलो बोलो बोलो, फोड़ो, जल्दी से बताओ। अंडाशय से, पहला आंसर अंडाशय से अगर बना है तो सामान्य। तीसरा प्रश्न बोलो, तीसरा प्रश्न बोलो यहां पर, जल्दी बताओ। इसका तो क्लियर कर दिया मैंने, तुम लोग पोल डालो या ना डालो कमेंट सेक्शन पे आंसर। तीसरा आंसर, सम्मोहक और परितोषित किसके लिए आवश्यक है? सम्मोहक और परितोषित का मतलब होता है, हम इसे कहेंगे नेक्टर। ठीक है, और मतलब नेक्टर मतलब स्मेल, सम्मोहक मतलब आकर्षित करने वाला। ठीक है, और वही नेक्टर प्लस स्मेल जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह ये जो है, ये किस चीज के लिए आवश्यक है? अच्छा रंग, अच्छी आकृति, अच्छा आकार जो है। हाँ स्वरा गौतम, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत पुराने हो, लेकिन तो अगर तुम कह रही हो तो नया जो है वो बहुत अच्छी बात है। जवाब बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, बताइए, कीट परागण, जल परागण, अनुन्मीली परागण, वायु परागण किसके लिए जरूरी है कि पोषण हो? किसके लिए जरूरी है कि सुंदर दिखाई दे? किसके लिए जरूरी है कि सुगंध अच्छा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ए ऑप्शन, कीट परागण। बिल्कुल भाई, कीड़ों को आकर्षित करना है। भौरा तभी फूल खिलाएगा जब भौरे को सुंदर फूल दिखाई देगा। समझ मारी बात? भौरा हमेशा सुंदर फूल, सुगंधित फूल, और जहां अच्छा नेक्टर पोषण रहता है वहीं जाता है, इसलिए वो आंसर इसका सही है। 8वां प्रश्न आपके सामने है, भूलिएगा नहीं जवाब बताते समय। 2017 में पूछा गया अद्भुत प्रश्न आपके सामने। वे पुष्प जिनके अंडाशय में एक बीजांड होता है और वो एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होंगे? बताओ। अंडाशय में केवल एक बीजांड है, केवल एक बीजांड, और सामान्यतः किसके द्वारा परागित होंगे? कौन है वो जो इसमें उनको परागित कर सकता है, परागण करवा सकता है? कौन होगा आपके हिसाब से? क्या आंसर लगता है? जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे, लेट नहीं करना। बोलो 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 फटाफट, इनमें से क्या आंसर सही होगा? बोलो भाई, क्या वो परागण जो है किसके द्वारा होगा? मधुमक्खी के द्वारा, वायु के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, या जल के द्वारा? आपको क्या लगता है? कुछ कहा है जनता ने? क्वेश्चन क्रमांक 4 पूछ रहा हूं यहां पर अब मैं आपसे। 4थे नंबर का प्रश्न है, जल्दी से जवाब दो मुझे यहां पर।
क्या प्रश्न आपके हिसाब से सबसे सही इनमें से कौन सा प्रश्न होगा? एक बीजांड है और एक ही जो है इसमें सारा कुछ कॉन्सेप्ट है, बताओ। कुछ कहा जनता ने? गलत जवाब यहां पर बी, वायु परागण। और वायु परागण सिर्फ उन्हीं में होता है जिनमें एक अंडाशय, बहुत सारे स्टिग्मा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, बंधे हुए रहते हैं, पुष्पक्रम में बंधे हुए, सब एक जगह इकट्ठा है, तो वायु परागण है। 9वां पुष्प बताओ यहां पर, 9वें नंबर का प्रश्न कि एक लिंगाश्रयी पुष्पीय पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? अगर कोई एक लिंगाश्रयी पुष्पीय पादप है तो उसमें अगर पर परागण को रोकना है तो किस चीज को रोक सकता है? वह स्वयं युग्मन को, सजात पुष्पीय परागण को, सजात पुष्पीय परागण और परनिषेचन को, अनुन्मूलीय परागण और परनिषेचन को, स्वयं युग्मन को और परनिषेचन को। लास्ट प्रश्न है बच्चा आप लोग के सामने, आखिरी प्रश्न है, जवाब बताइएगा कि अगर एक लिंगाश्रयी है पुष्पी, एक लिंगाश्रयी मतलब एक के पास में वर्तिकाग्र है, मान परागकोश है, तो एक पे पास पे स्टिग्मा है। अगर ये हुआ तो पक्की बात है स्वयं युग्मन तो कतई नहीं हो सकता, सजात पुष्पीय परागण भी कतई नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ऐसा कट करने की जरूरत नहीं है, वही आंसर होगा। ठीक है, स्वयं युग्मन और सजात पुष्पीय परागण, तो सही आंसर हमारे हिसाब से पहला आंसर है। अगर वो एक लिंगाश्रयी है तो ये दो चांसेस है ही नहीं कि वहां पर होगा, ये दो चांस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पर परागण करना है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज ज़ेनोगैमी, पर परागण। पक्की बात है, अरे है ना, पर परागण होगा कि नहीं होगा? तो ए इज अ राइट आंसर। फिर दो गलत जवाब दिए, बहुत ही गलत हो तुम लोग। चलो पेन डाउन, आज की सभा समाप्त हुई। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। तो 2-3 जो गैप था उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग सभी अपने अपने दोस्तों को बताना कि कल हम करेंगे कुछ बेहतर। कल 6 बजे फिर से मिलिए हमसे, और नीट के लिए, बोर्ड के लिए साथ में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते चलिए। और सभी लोग बताइएगा अपने दोस्तों को, कल हम जरूर आएंगे फिर। ठीक है, आज की तरह जनसंख्या लेकर मत आना, कम से कम 250, 300, 400 लेकर आओ यार, मजा आएगा हमको भी फिर। थैंक यू, बाय बाय। हिट लाइक बटन, कमेंट ऑल्सो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जो विद्यार्थी नए आए हैं यहां पर। अगर आप ऐसी वीडियो डेली चाहते हैं तो हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए आप हमारे चैनल पे भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, अपना बहुत ध्यान रखना।